बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मौलिक अधिकारों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। यदि बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अमेरिका उत्तर अमेरिका का एक देश है। यह एक विकसित देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन है और विश्व के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यह है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन भाग 3 में किया गया है और इनको अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भाग 3 में इनको अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव था और इसी प्रकार मौलिक अधिकारों से जो संबंधित भारत के संविधान का भाग है वह है भाग 3। इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है, मूल अधिकार गैर न्यायोचित हैं। तो यह असत्य कथन है क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वह न्यायोचित अधिकार हैं, यानी इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका में शिकायत कर सकता है। उसके अलावा दूसरा कथन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित हैं। यह भी असत्य कथन है क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह गैर न्यायोचित हैं। इनके उल्लंघन होने पर न्यायपालिका में शिकायत नहीं की जा सकती है। इस तरह से दोनों ही कथन असत्य हैं। संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। बच्चों, बीच में हम प्रश्नों के जो विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्यों को हल करते हैं, यह आप रिवीजन जो नोटबुक है उसमें आप लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इन महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न आने की संभावना होती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में उल्लेखित हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का मुख्य कारण है कि इसमें विस्तृत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह जो मैग्ना कार्टा शब्द है वह ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। वहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित यह मैग्ना कार्टा विस्तृत प्रस्ताव लाया गया था। मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है, यानी इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है और न्यायोचित का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। तो यह कथन सत्य कथन है। सरकार के कठोर नियमों से नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। यह भी सत्य कथन है। विधायिका की तानाशाही को रोकते हैं। तो यह तीनों ही कथन सत्य हैं। मूल अधिकारों का मुख्य जो उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और सरकार के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता करना है तथा विधायिका की तानाशाही को रोकना है। इस तरह से यह तीनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की स्थापना। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, यानी भारत में पुलिस राज्य की स्थापना नहीं होने देना है। मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वह कानून की सरकार की स्थापना करना है, ना कि व्यक्तियों की, यानी कि कानून को जो विधि का शासन है उसको स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों की तानाशाही को स्थापित करना है। तो मौलिक अधिकार भारत में किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इनको न्यायोचित अधिकार कहा गया है और इनका भारत के संविधान में विस्तृत उल्लेख है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। व्यक्ति इनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूलतः 7 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार था, यानी विधि के समक्ष समता। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा था सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संपत्ति का अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत की जो संसद है वह किस किस से मिलकर बनी होती है? तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनी होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। संसद के अंग के बारे में यदि पूछा जाता है तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एग्जाम्स में कई बार प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। उसमें संसद के 2 सदनों में से लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह सत्य कथन है। दूसरा कथन, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, यह असत्य कथन है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, तो यह कथन सत्य है। कथन चौथा है, भारत सरकार के मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो यह भी सत्य कथन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह एक असत्य कथन है। भारत के संविधान में विभिन्न नियुक्तियां और उनके नियुक्तिकर्ता के बारे में उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के नाम का जो निर्धारण होता है कि किस राज्य का कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, यह कैबिनेट निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत सरकार के मंत्रियों को नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका निम्न में से किससे संबंध है? तो सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के लिए गठित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा संसद का एक अंग है जो कि एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक पहली बैठक के 5 वर्ष के बाद लोकसभा का राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के संविधान में लोकसभा सीटों का उल्लेख है और प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसमें जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है उसको सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 1 सीट आंग्ल भारतीय के लिए सुरक्षित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। वहीं पर देखा जाए तो लोकसभा जो कि एक अस्थायी सदन है उसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। विभिन्न आयु जो कि किसी भी भारत के संवैधानिक पद के लिए आवश्यक होती हैं वह है राष्ट्रपति का 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। वहीं पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भी 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्रमशः 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत में मताधिकार यानी मतदान करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूलतः जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब उस समय मताधिकार की आयु को 21 वर्ष रखा गया था। वर्तमान में विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है और विधान परिषद जो कि राज्यों का एक स्थायी सदन है
उसमें सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत का प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। वहीं पर राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, तो उसकी 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है और यह भारत में ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया। भारत का जब संविधान निर्माण किया गया तो भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन कर महत्वपूर्ण तथ्यों को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है तो उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का सर्वप्रथम पहले नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा उसकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा मुख्य योग्यता है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो यह तीनों ही योग्यताएं होनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति पद की कुछ योग्यताएं हैं जिनको आप अपने रिविजन्स नोट में लिख लीजिए। पिछले ही प्रश्न में हमने इनके बारे में चर्चा किया। इसमें एक और योग्यता होनी चाहिए कि सरकार के किसी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत में यदि किसी कारण से किसी बाहरी देश से युद्ध छिड़ जाता है या भारत में किसी भी प्रकार से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होता है तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था की गई है और भारत में आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है और इसको जर्मनी के संविधान से प्रेरित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल की व्याख्या संविधान में नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या भारत के संविधान में है, राजकीय आपातकाल की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था भी भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान के आपातकाल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। आप रिवीजन नोट्स बुक में लिख लीजिए। भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है वह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनको आप एक रिवीजन नोटबुक में लिख लीजिए। एग्जाम्स में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकता है और भारत के संविधान में आपातकाल के संबंध में जो वर्णन है वह संविधान के भाग 18 में वर्णन है और संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राजकीय आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यदि वह अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की कुछ योग्यताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। वहीं पर जो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था उसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना योग्य होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इनमें से किसी में भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4 योग्यताएं होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो भारत में यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पाती है तो राज्यपाल के सलाह अनुसार या सलाह के बिना भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है और इसको राजकीय आपातकाल भी कहते हैं और इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका संबंध राजनीति से नहीं था। तो भारत में एकमात्र राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि राजनीति से संबंधित नहीं हैं और इनको 2002 में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मताधिकार की आयु कितनी थी? तो बच्चों, भारत में वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और वह विकृत मानचित्र वाला नहीं है और ना ही दिवालिया है तो वह भारत में मतदान कर सकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो मूलतः संविधान था उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो उसको संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत के संविधान में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो भारत के संविधान में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान में किसी भी कानूनी अधिकार है मत देने का अधिकार और 18 वर्ष की आयु के पश्चात कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसको मताधिकार का मत का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन